दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में जिस तरह की राजनीतिक अनिश्चितता बीते कुछ दिनों से बनी हुई है, उसके एक अध्याय का कल पटाक्षेप हो गया। इमरान खान ने अपने विरुद्ध आए अविश्वास प्रस्ताव को वहां की नेशनल असेंबली के उपसभापति के जरिए किसी तकनीकी आधार पर खारिज करवाते हुए संसद को भंग किया और मध्यावधि चुनाव की घोषणा करवा दी। राष्ट्रपति ने उनकी सिफारिश को मंजूर किया। विपक्ष उपसभापति के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कल नेशनल असेंबली को भंग करने, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने जैसे फैसलों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि 9 अप्रैल यानी कल नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार होगा, मतदान होगा और कल ही शाम तक उसका नतीजा आ जाना चाहिए। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि इमरान खान इस बात को समझ चुके हैं कि नेशनल असेंबली में उनका बहुमत नहीं है, लिहाजा वे आज शाम तक या रात तक अपना इस्तीफा दे देंगे और फिर इसके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसी राजनीतिक चाल चलेंगे जिससे कि वो अपना सियासी वजूद बचाने में कामयाब हो जाए। इस पूरे खेल में सेना की भूमिका भी बड़ी दुविधापूर्ण रही है। कई बार तो ऐसा लगा कि वो इमरान खान की सरकार को बचाना चाह रही है और कई बार ऐसा लगा कि वो भी अपने हाथ जलने से दूर रखे हुए हैं। वहाँ के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा, जिनके सेवा काल को इमरान सरकार ने 1 वर्ष बढ़ा दिया था, उनको लेकर भी, सेना के रवैये को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं। प्रश्न यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र एक बार फिर झमेले में फंस गया है। इमरान खान ने यह आरोप लगाया था कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराना चाहता है। अपने आरोप की पुष्टि के लिए उन्होंने एक पत्र भी जो है वो सार्वजनिक किया था, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सबूत पाने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है, तो नेशनल असेंबली में संख्या बल इमरान खान के पक्ष में नहीं दिखता और इस दृष्टि से लगता है यदि वो इस्तीफा नहीं देते तो कल उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद क्या विपक्ष अपनी मिलीजुली सरकार बनाएगा, और यदि ऐसा होता है तो उस सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। पाकिस्तान के बारे में अध्ययन करने वाले कूटनीतिक विशेषज्ञों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार पंजाब, सिंध और उनका जो सीमांत इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, इन तीनों के नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री पद को लेकर के खींचातानी हो सकती है और उस स्थिति में वहां संयुक्त सरकार बनेगी या नए चुनाव का रास्ता साफ होगा, ये फिलहाल कहना बड़ा कठिन है। किंतु एक बात जो छन छन करके बाहर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो तमाम प्रयासों के बावजूद भी सफल नहीं कहा जा सकता और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ जो भी चुने हुए प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें एक एक कदम सेना और वहाँ की गुप्तचर जो संस्था है ISI उससे पूछ करके बढ़ाना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव जब संसद में आया तो उसके बाद इमरान खान ने सेनाध्यक्ष ISI चीफ से कई बार बात की। कल पाकिस्तान में क्या होगा, नई सरकार बनेगी या नए चुनाव होंगे, ये कल शाम तक पता लगेगा। आज रात इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसी कि संभावना है इमरान खान एक बार फिर किसी नए पैंतरे से सबको चौंकाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक भारत का संदर्भ है तो ये स्थिति भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पड़ोस के बाकी दोनों देश, श्रीलंका और नेपाल, ये दोनों भी बड़ी आर्थिक बदहाली से और राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों देशों में जो संकट आया है उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन से लिया गया कर्ज है। श्रीलंका के हालात तो सबके सामने आ ही चुके हैं और पाकिस्तान की जो आर्थिक असलियत है उस पर वहाँ राजनीतिक संकट के कारण अभी फिलहाल पर्दा पड़ा हुआ है
किंतु जैसी कि खबरें आ रही हैं, कोरोना काल में पर्यटन उद्योग ठप हो जाने के कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और चीन का भारी कर्ज उसके ऊपर जो है उसकी अदायगी भविष्य में उसके सामने भी वैसी ही स्थिति पैदा कर देगी जिनसे आज श्रीलंका जूझ रहा है। तो भारत के तीनों पड़ोसी देशों पर चीन ने भारी भरकम कर्ज लाद करके इनकी राजनीतिक सत्ता, इनकी स्वतंत्रता और इनकी स्वायत्तता तीनों को अपने चंगुल में दे दिया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज हम श्रीलंका की काफ़ी मदद कर रहे हैं, नेपाल की भी हम समय समय पर सहायता करते रहे हैं। पाकिस्तान से निश्चित रूप से हमारे उतने सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है, किंतु अब भारत को एक बड़ी महाशक्ति के रूप में इस बात को अभी विचार करना होगा कि हमारे पड़ोसी देशों से हमारे कूटनीतिक संबंधों के साथ साथ हमारे व्यापारिक और आर्थिक संबंध भी सुदृढ़ हों, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। चीन से हमारे सीमा विवाद लंबे समय से चले आ रहे हैं, समय समय पर तनाव भी होता रहा है। 2 वर्ष पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी में तो सीधे सीधे युद्ध के हालात पैदा हो गए थे। कभी अरुणाचल में, कभी सिक्किम में चीन घुसपैठ करता ही रहता है। बावजूद इसके, चूंकि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत है और हमारे देश में चीन से जबरदस्त आयात होता है, इस कारण से दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति ज़्यादा दिन कायम नहीं रहती और आर्थिक कारणों से दोनों सुलह करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो क्या आज हम नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ भी यदि ऐसे संबंध बना सकें जिनमें कूटनीति के साथ साथ व्यापार भी निर्बाध रूप से चलता रहे, तो मुझे लगता है कि इन तीनों देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं उनमें किसी न किसी तरह की जो कुशंकाएं होती हैं वे शनैः शनैः दूर हो जाएंगी। ये बहुत स्वर्णिम अवसर है जब हम श्रीलंका के मददगार के रूप में सामने आए हैं। नेपाल को भी हमने जब भी जरूरत पड़ी मदद की है। यदि पाकिस्तान में दोबारा सही अर्थों में लोकतंत्र कायम होता है और जैसा कि इमरान खान ने बीते कुछ समय पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की थी, यदि भविष्य में पाकिस्तान की जो भी सरकार बनती है वो सीमा विवाद के समानांतर यदि भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करे, तो मुझे लगता है कि इस समूचे उपमहाद्वीप में विकास की एक नई लहर आ सकती है और व्यापारिक संबंध ही हमारे जिस तरह के जितने भी सीमा विवाद हैं या जो अविश्वास है उसे दूर करने में सहायक होंगे। मुझे लगता है हमें पाकिस्तान के सूरत हाल पर 1-2 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी और जैसे ही वहाँ हालात सामान्य होते हैं उसके बाद मुझे लगता है कूटनीति का एक नया अध्याय भारत को शुरू करना ही होगा। भारत चूँकि इन चारों देशों में सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे संपन्न राष्ट्र है तुलनात्मक रूप से, तो फिर मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति को अब इस दिशा में एक दूरगामी नीति बना करके सोचना, कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मित्रों, शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।